उसके नीचे से एक यूरेटर आता है। यूरेटर पेशाब की थैली जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, और किडनी के बीच का एक कम्युनिकेटिंग लिंक है, और वहां से होते हुए यूरेथ्रा से बाहर कनेक्टेड रहता है। स्टोन किडनी में हो सकता है, यूरेटर में हो सकता है, ब्लैडर में हो सकता है, या यूरेथ्रा में हो सकता है। ये स्टोन निडल शेप्ड होते हैं, तो जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं किडनी से होते हुए यूरेटर के अंदर, तो यूरेटर में जब ये आगे बढ़ते हैं तो बहुत सीवियर एगोनाइजिंग पेन करते हैं। जब ये यूरेटर की एपिथेलियम को डैमेज करते हुए आगे बढ़ते हैं तो सीवियर पेन होता है पेशेंट को। और ये एक मिथ है कि किडनी स्टोन को या यूरेटरी स्टोन को ऑपरेट नहीं किया जाता। किडनी स्टोन की कुछ क्राइटेरियाज हैं। अगर वो छोटी साइज का जैसे 6 mm का या 5 mm का है, यूरेटरी स्टोन जो कि 6 mm तक का है, तो वो मेडिसिन से काफी बार ये देखा गया, अधिकांश केसों में मेडिसिन के थ्रू उसको ट्रीट किया जा सकता है, वो बाहर आ जाता है। ठीक है, इससे बड़ी साइज के होते तो उनमें ऑपरेट करने की नीड पड़ती है। ऑपरेट करने के लिए अभी पहले जिस प्रकार से बैक में एक इंसिजन बढ़ा दिया जाता था और उसके बाद स्टोन ऑपरेट किया जाता था, वो अब ऑब्सोलेट होने लगी है वो टेक्निक्स। आजकल परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोस्टोमी, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी, ESWL, ये टेक्निक्स आ गई हैं जो किडनी स्टोन्स को ठीक कर देती हैं। यूरेटरी स्टोन को आप यूरेट्रोस्कोप के थ्रू निकलवा सकते हैं। ब्लैडर स्टोन अगर छोटी साइज का है तो उसको क्रश करके और सिस्टोस्कोप के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। ट्रीटमेंट मॉडलिटी काफी एडवांस हो गई है। यूरोलॉजी के जो प्रोसीजर है, यूरोलॉजिकल प्रोसीजर है, उनके अंदर काफी अच्छी एडवांस है। आजकल पेशेंट के मिनिमम इंसिजन के साथ में मैक्सिमम रिलीफ दिया जाता है। और अगर कोई पेशेंट किसी स्टोन या फिर इससे पीड़ित है, एक मेडिकल मिथ ये फैला हुआ है लोगों के अंदर कि अल्कोहल के कंजप्शन अगर आप करेंगे, बियर पिएंगे, विस्की पिएंगे, तो स्टोन एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा। ये एक मिथ है। अगर कोई ऐसा करता है तो इससे डिहाइड्रेशन ज्यादा होता है और ज्यादा सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स हो जाएगी। तो ऐसा कुछ ना करें, आप कंसल्टेंट इसकी जगह पानी पीजिए, पानी वो ज्यादा बेनिफिशियल है। बिल्कुल पानी पीजिए और डॉक्टर से कंसल्ट करिए। सर, जब आपने सर्जरी की डिग्री हासिल की तो आपको क्या कबीर सिंह वाली फीलिंग आई थी कि मैं अब दुनिया जला दूं या फिर ऐसा कुछ कर दूं? जब मूवी देखी तब तो अच्छा लग रहा था उसमें और मुझे लग रहा था कि हमारे साथ में ऐसा नहीं था कभी ब्रांच के अंदर। बट वो मूवी है, फैंटेसी है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ। एक वो डायलॉग है उसमें कि जब तक हाथ के ब्लड नहीं लगता साला तो मजा नहीं आता, ऐसे करके कुछ था। तो आपकी भी ऐसी कोई फीलिंग? नहीं, वैसी कोई फीलिंग नहीं होती। ये चीज मूवीज में ही हो सकती है। तो जैसे कि सर देखिए, मेडिकल के अंदर 16 इमरजेंसीज है, उसके अंदर बेसिकली जो मेरे को लगती है तो वो बर्न की इमरजेंसी है या फिर किसी भी टाइप का बर्न हो सकता है। तो इसके अंदर जैसे बोलते हैं घर के अंदर कि अगर जल भी गया तो टूथपेस्ट लगा लो, पानी से धो लो या फिर पानी में हाथ रखो, ठंडी बर्फ रगड़ लो। तो ये क्या चीजें सही हैं? बर्न का मैनेजमेंट बताइए थोड़ा, जो कॉमन पीपल्स के काम आए। अगर आप सर्जरी के पर्सपेक्टिव से देखें, सर्जिकल ब्रांच के पर्सपेक्टिव से देखें, तो दो जो इमरजेंसी सबसे कॉमनली हम डील करते हैं वो बर्न और ट्रॉमा होता है जी। बर्न मल्टीपल टाइप्स के होते हैं और उनकी डिग्री ऑफ बर्न अलग अलग होती है। मल्टीपल टाइप्स में जैसे गर्म पानी से जल गया तो उसको स्कार्ड बर्न बोलते हैं, अगर आग से जल गया तो उसको फ्लेम बर्न बोलते हैं, और बिजली की वजह से जल गया तो उसको इलेक्ट्रिक स्पार्क बर्न या इलेक्ट्रिक बर्न में बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो करना है वो होता है खुद की सेफ्टी इंश्योर करना। अगर कोई पेशेंट बर्न का है, अगर उसको फ्लेम बर्न का पेशेंट है, उसे आग लग गई है, उसके कपड़े जल गए, तो सबसे पहले आपको खुद की सेफ्टी इंश्योर करना है। लेटर ऑन आप पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करूं मैं फ्लेम बर्न की। अगर पेशेंट के बर्न हुआ है आग की वजह से, तो उसकी जो जलती हुई सरफेस है, जैसे कि किसी पेशेंट के पीठ पर आग लग गई, तो उसे कभी भी जमीन की तरफ ना रखें, उसे आसमान की तरफ करते हैं। तो जो बर्निंग साइड है वो अपवर्ड रहनी चाहिए। अगर आप उसको डाउनवर्ड उसको रखेंगे साइड के, तो अदर साइड में बर्न का स्प्रेड होने की चांसेस ज्यादा है। फिर आप उस पे कपड़े से या फिर जो भी आपके पास है, मिट्टी है या कुछ भी आपके पास है, उसे एक बार बुझाने का प्रयास करिए। थर्ड वन इज स्टेप इज कि आप उसके बाद में पेशेंट को अगर नीड होती है, तो अगर हाई ज्यादा एक्सेसिव बर्न है, तो इमीडिएटली आपके जो नियर बाई हॉस्पिटल है वहां लेकर पहुंचे और इमीडिएटली पेशेंट के आईवी लाइन सिक्योर करवानी, जो इमीडिएट आपके पेशेंट को लेकर जाए और उसके डॉक्टर्स को बताएं कि ये बर्न का ये कॉज था, ये सोर्स था। डॉक्टर्स को इमीडिएट ड्रेसिंग करेंगे, चाहे वो 5% हो चाहे वो 50% हो, जितना भी हो, डिग्री इस रेस्पेक्टिव ऑफ डिग्री ऑफ बर्न, पेशेंट की इमीडिएट ड्रेसिंग होगी।
उसकी सरफेस को आप एक्सपोज्ड नहीं छोड़ सकते एनवायरमेंट कॉन्टेक्ट में। आपको आईवी फ्लूइड से उसको इमीडिएट स्टार्ट करने होंगे अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ बर्न, जिसके लिए पार्कलैंड फॉर्मूला होता है। स्कार्ड बर्न में जो गर्म पानी गिर गया, जैसे गर्म पानी गिर गया या गर्म तेल पैरों पर गिर गया, हाथों पर गिर गया, उसको स्कार्ड बर्न बोलते हैं। इसकी डिग्रीज होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। फर्स्ट और सेकंड डिग्री जो बर्न होते हैं वो थर्ड और फोर्थ की कंपेरिजन में इजी होते हैं ट्रीट करने के। थर्ड और फोर्थ मेजर डिग्री बर्न में काउंट होते हैं, जिनके अंदर डीप तक बर्न हो जाता है। ऐसे केस अगर बर्न स्कार्ड बर्न का आपके पास होता है तो आप ठंडा पानी उसके ऊपर डाल सकते हैं। बर्फ का एप्लीकेशन ना करें उसके ऊपर, ठंडा पानी, वो भी फ्रीज का नहीं होना चाहिए। जो अप्रोक्सीमेट लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है उसको आप उसकी सरफेस पर डाल सकते हैं। रनिंग टैप वाटर आप उसके ऊपर डाल सकते हैं। आइस एप्लीकेशन प्रोहिबिटेड है। कोलगेट हो गया या चूना हो गया, ये ना लगाएं। एक तेल भी लगाते हैं कई, वो तेल लगा लो। वो अगर आप कोई चूना या कोलगेट लगा रहा है तो उससे तो लिटिल बिट बेटर है तेल, बट चूना, कोलगेट हो गया या फिर कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसकी वजह से स्किन का जो वाटर है वो खींच रहा हो, जिसका हाइग्रोस्कोपिक एक्शन हो, वो प्रोडक्ट ना लगाएं। ये कॉमन मिथ है कि जलते ही पेशेंट के कोलगेट लगा दी जाती है या कोई टूथपेस्ट लगा दिया जाता है जो कि उस सीवियरिटी ऑफ बर्न को बढ़ाता है। ऐसा कुछ ना करें, उस सरफेस को कवर करें और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर आए पेशेंट को। अगर पेशेंट रेस्पेक्टिव डॉक्टर के पास में आता है तो रेस्पेक्टिव डॉक्टर उस पेशेंट को इमीडिएट ड्रेसिंग करता है, पेशेंट की जो बर्न की कैटेगरी डिफाइन करता है और उसकी परसेंटेज ऑफ बर्न डिफाइन करता है। उसके अकॉर्डिंग इमीडिएटली उसका जो फ्लूइड मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट जो मोडेलिटीज, जो प्रोटोकॉल्स है, उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करता है। अगर इमीडिएट और प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन होता है ऐसे पेशेंट्स में तो सर्वाइबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है इस पेशेंट के जो एस्पेक्ट से देखिए तो बर्न वाला पेशेंट को पेन रहता है, अटेंडेंट थोड़ा उसको ज्यादा पैम्पर करते हैं ऐसी कंडीशन के अंदर, जिसकी वजह से पेशेंट फिजियोथेरेपी नहीं कर पाता। बर्न के अंदर एक प्रोटोकॉल है कि पेशेंट अगर बर्न का आपके पास एडमिटेड है तो उसे पैम्परिंग करने के बजाय इमीडिएट फिजियोथेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए एट द डे ऑफ बर्न। ठीक है। अटेंडेंट कोशिश करते हैं कि पेशेंट बेड पर ज्यादा रहे, तो इसके बनिस्बत जो बर्न मैनेजमेंट वाले हैं वो उनको एक्टिव फिजियोथेरेपी को ज्यादा बिलीव करते हैं। जितनी एक्टिव फिजियोथेरेपी होगी तो पेशेंट के कॉन्ट्रैक्चर नहीं बनेंगे, स्किन शॉर्टनिंग नहीं होगी पेशेंट की और उसकी रिकवरी फास्ट होगी। डाइट का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। हाई प्रोटीन डाइट पेशेंट अगर लेता है तो उसकी रिकवरी ज्यादा अच्छी होती है। सर, जो कॉमनली बर्न्स होते हैं उनसे एसिड बर्न कैसे अलग है? एसिड बर्न केमिकल बर्न की कैटेगरी में आता है। केमिकल बर्न दो टाइप के होते हैं, एक एसिड बर्न और एल्कलाई बर्न। एसिड बर्न एल्कलाई बर्न की तुलना में थोड़ा कंपेरेटिव टू, अगर आप माने तो जो एल्कलाइन बर्न है वो ज्यादा डैमेज करते हैं एसिड बर्न के कंपैरिजन में। आजकल तो अभी तो एसिड बर्न के केसेस काफी कम हो गए हैं, लॉ बन गया। अगर आप फैक्ट्रीज के अंदर बात करते हैं, सबसे पहले फैक्ट्रीज की अगर बात करते हैं तो वहां पर प्रोटेक्टिव गियर जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनको दिए जाते हैं, तो उनकी वजह से एसिड बर्न के केसेस अब धीरे धीरे कम हो गए हैं। एक पहले ये देखा जाता था विट्रोलेज, जिसको किसी के चेहरे पर या बॉडी पर तेजाब फेंक देने की घटनाएं खूब होती थी जी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे एसिड आपकी स्किन के कांटेक्ट में आता है वो स्किन को डैमेज करता है, बट जो नीचे की लेयर पर जो प्रोटीन होता है उसको कोगुलेट कर देता है, तो ये डीप पेनिट्रेशन नहीं कर पाता लेकिन सुपरफिशियली बहुत ज्यादा डैमेज करता है। दैट इज पेनफुल टू, वेरी पेनफुल। नर्व एंडिंग्स एक्सपोज हो जाती है और उनकी वजह से सीवियर पेन हो जाता है। जो सफरिंग जिस पेशेंट की होती है तो उसका डिसफिगरेशन ऑफ फेस हो जाता है, बॉडी में जो स्कार्स हो जाते हैं, मल्टीपल स्कार्स हो जाते हैं पेशेंट के, और एक मेंटल ट्रॉमा उसके लिए लाइफ लॉन्ग वो दे जाता है। केमिकल बर्न अगर एक्सीडेंटल केमिकल बर्न है या फिर एक इंटेंशनल केमिकल बर्न है किसी पे कि आपने तेजाब फेंका है, इस केस के अंदर आपको इमीडिएट हॉस्पिटल जाना है, उस सरफेस को वॉश करवाना है, वहाँ से जो डॉक्टर हैं वो वॉश करेंगे आपकी सरफेस को और ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई पेशेंट अगर एसिड बर्न से पीड़ित है तो उसको कोई भी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देने से मना नहीं कर सकता, चाहे उसके पास में उस वक्त पैसा है या नहीं है, नहीं हो, वो उन्हें उपचार करना ही पड़ेगा, बिल्कुल, स्पेशली इन फीमेल्स। और जो एक्सीडेंटल एसिड बर्न होते हैं जैसे फैक्ट्रीज के अंदर होते हैं तो सिमिलर प्रोटोकॉल उनमें फॉलो किया जाता है, सरफेस को वॉश किया जाता है, उसकी ड्रेसिंग करते हैं
और जो डैमेज हो गया उसको एसेस करके लेटर ऑन जैसे भी रिकवरी होती है उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्चर बनते हैं या स्किन में जो चेंजेस होते हैं तो उनको ऑपरेट करके प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी मिलकर ये काम करते हैं और उसको ठीक कर दिया जाता है। सर्जिकल मॉडलिटीज़ काफ़ी अच्छी हो गई है, कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत एडवांस है अभी, तो उसकी वजह से आज डिसफिगरेशन ऑफ फेस हो गया या कोई कॉन्ट्रैक्चर हो गया, पोस्ट बर्न कॉन्ट्रैक्चर हो गया या ट्रीटमेंट या फिर आप देखें कि कोई जॉइंट डिसफिगरेशन हो रहा है उसकी वजह से, तो वो सभी ठीक कर दी जाती है आजकल। तो सर जैसे ये बोलते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी और इसके अंदर से ईयर रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, नोज रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, तो क्या ये वैसा ही मतलब कॉस्मेटिकली एस्थेटिकली वैसा ही हो जाता है या कुछ ऐसा लगता है कि हाँ कि ये जैसा नेचुरली मिला था वैसा नहीं है? देखिए नेचुरली जो बॉडी आपकी है उसमें वैसा रिकंस्ट्रक्शन 100% पॉसिबल नहीं होता। हाँ, ये प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी डिपार्टमेंट का जो आपने क्वेश्चन पूछा ये उनका है, बट मेरे मेंटोर चूंकि रहे हैं तो मैं उनको देखता था, तो अब वहाँ पर काफ़ी केसेस आते थे जिनके ईयर एम्पुटेशन हो गया, ट्रोमा जैसे फैमिली में जो असोल्ट का केस हुआ, ईयर एम्पुटेशन हो गया उनके, या नोज टिप एम्पुटेशन कर दिया, तो उन्हें वो ऑपरेट करते थे। तो जो पोस्ट ऑपरेटिव आउटकम होते थे वो काफ़ी अच्छे होते थे, काफ़ी अच्छे। मैं ये कह सकता हूँ मोर देन 95% जो उनकी जो शेप होती थी ओरिजिनल वो वैसी वो रिकंस्ट्रक्शन हो जाती थी विदाउट लिविंग अ सिंगल स्कार। ईयर लोब जो जिनके एम्पुटेट होते हैं उनके ईयर रिकंस्ट्रक्शन होते थे। मैंने पर्सनली भी देखा है कि मेरे मेंटोर ने जो किया था, उन्होंने एक रिब हार्वेस्ट की थी और रिब हार्वेस्ट करके उन्होंने ईयर लोब्यूल रिकंस्ट्रक्शन किया था। और आप डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो आप काफी डिफिकल्ट होगा आपके लिए कि आप नेचुरल और उसमें डिफरेंशिएट कर पाएं। तो सर आजकल बोटॉक्स एंड फिलर्स का जमाना है, महिलाएं खुद को काफी ज्यादा आकर्षक दिखाने के लिए बोटॉक्स और फिलर्स कराती हैं, तो क्या सर्जरी सेफ है लॉन्ग लास्टिंग अगर देखा जाए तो? अगर एक्सपर्ट हैंड में अगर सर्जरी हो रही है तो वो सारी सेफ है। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जिनमें एक नॉन स्पेशलिटी पर्सन, उसने हेयर ट्रांसप्लांट किया था एक पर्सन का और वो एक्सपायर हो गया था। जबकि हेयर ट्रांसप्लांट या तो प्लास्टिक सर्जन कर सकते हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट कर सकते हैं या उसके रिलेटेड कोई सर्टिफाइड कोर्स किया वो बंदा कर सकता है या डॉक्टर्स कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सपर्ट हैंड के अंडर अगर ट्रीट हो रहे हैं तो आप सेफ हैं, अदरवाइज ईच एंड एवरी सर्जरी इज रिस्की। तो सर ये बॉडी पे कोई गलत इफेक्ट डालते हैं या सिर्फ सुंदर होना ही सुंदर होने के लिए अगर जो कर रहा है ये क्या है कि एनहांसमेंट करते हैं, ब्यूटी एनहांसमेंट के लिए ये यूज किए जाते हैं प्रोसीजर, और बॉडी पर इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। कोई साइड इफेक्ट नहीं। कहा जाए तो अपने इंडिया के अंदर लास्ट ईयर अगर 2025 की मैं बात करूं तो आई थिंक 57.4 पर 1000 डेथ्स हुई हैं एक्सीडेंट से। तो ये जी ट्रैफिक एक्सीडेंट से। तो एक्सीडेंट के तुरंत बाद जो क्रिटिकल गोल्डन मिनट्स हैं वो क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सीडेंट के बाद में जो पहला जो ATLS प्रोटोकॉल्स होता है हमारा वो होता है सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी का तात्पर्य ये है कि अगर आप एम्बुलेंस के साथ वहाँ पहुंचे, उस सीन पर पहुंचे और आपके सामने एक पर्सन जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसे आप उस सीन से पृथक रखिए, मतलब कि खुद की सेफ्टी भी देखिए और कि उस जगह कोई और व्हीकल तो नहीं आ सकता जो दोबारा उस जगह एक्सीडेंट कर देते। सीन सेफ्टी किया, उसके बाद में उसकी सर्वाइकल स्पाइन को हम स्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि मेजर अगर किसी पेशेंट के अंदर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है और अगर आपने हैंडलिंग इम्प्रॉपर की है तो आप क्वाड्रिप्लेजिया या पेशेंट को लकवा जिसको बोलते हैं उसमें पहुंचा सकते हैं। बॉडी का गर्दन के नीचे का हिस्सा काम नहीं करेगा, या जो साइड ब्रेक हुई है, जो स्पाइन में इंजरी हुई है उसके नीचे की साइड में लकवा हो सकता है। तो उसके लिए एक हार्ड हमारे पास सपोर्ट होता है जिसको हम पेशेंट की बेड उसके कमर के नीचे लगाते हैं और गर्दन में एक सर्वाइकल कॉलर फिक्स करते हैं और पेशेंट को उस पर ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। इमीडिएटली हम पेशेंट की IV बोर लाइन एक्सेस करते हैं, वाइड बोर लाइन एक्सेस करते हैं और उसको इमीडिएट फ्लूइड स्टार्ट करते हैं पेशेंट को, और पेशेंट की वाइटल मॉनिटरिंग करते हैं। उसका ग्लासगो कोमा स्केल हम एसेस करते हैं जिसमें आई ओपनिंग, वर्बल और मोटर रेस्पॉन्स हम उसके चेक करते हैं पेशेंट का। पेशेंट जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचने वाला होता है उससे पहले हम एम्बुलेंस में ही उस केस के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इमरजेंसी डॉक्टर को दे देते हैं, जिससे कि वो मौजूद डॉक्टर अपनी टीम के साथ में प्रिपरेशन करके रख लेता है कि इसको पेशेंट को एम्बुलेंस के साथ में जैसे ही वो इमरजेंसी पहुंचेगा उसी दौरान वो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे।
इसके लिए एक पूरी टीम काम करती है। पेशेंट को फिर उसके बाद हम लेकर इमरजेंसी पहुंचते हैं, वहाँ पर उसके जो भी मेडिसिन्स हैं वो स्टार्ट करते हैं। उसके हम पीपल एक्सेस करते हैं, उसकी कॉन्शियसनेस का लेवल एक्सेस करते हैं, उसकी बॉडी पर रेस्पॉन्स हम एक्सेस करते हैं, उसकी बॉडी का कंप्लीट इवोल्यूशन करते हैं कि कोई ऐसी इंजरी जो हमसे मिस तो नहीं हो गई है एंटीरियरली और पोस्टीरियरली, मतलब आगे की तरफ और पीठ की तरफ हम पूरा उसको अच्छी तरह देखते हैं पेशेंट को। और उसके बाद में हम पेशेंट को एक बार स्टेबलाइज हो जाए, जैसे उसकी पल्स ठीक है, बीपी ठीक है, वाइटल्स उसके ठीक है, फिर हम उसके बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से एक ट्रॉमा वाला पेशेंट जो कि आपके पास जिसका ट्रॉमा हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचने और हॉस्पिटल से पहुंचने के बाद में क्या मैनेज किया जाएगा, वो सारे जो टाइम, जो इन बिटवीन जो टाइम ड्यूरेशन है वो डिसाइड करता है उसकी लाइफ और डेथ के बारे में। अगर डेथ भी नहीं होती तो उसकी मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी है वो डिसाइड करता है आपके रैपिड और प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन क्या रहेंगे। अगर उसके छाती के अंदर हम उसको दबा कर देते हैं, जिसको बोलते हैं चेस्ट कंप्रेशन टेस्ट, और एक पेल्विक कंप्रेशन टेस्ट, पेल्विस हम कंप्रेस करके उसको देखते हैं। अगर उनमें कोई फ्रैक्चर दिखता है तो हम उसको स्टेबलाइज करते हैं। हमारा प्राइमरी गोल ये होता है कि पेशेंट को किसी भी ब्लीडिंग, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उससे उसकी लाइफ पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, उसको रोका जाए। दूसरी चीज़ है कि अगर उसके हेड इंजरी या उससे रिलेटेड स्पाइनल इंजरी कुछ है तो हम उसको स्टेबलाइज करें पेशेंट को और हायर सेंटर एज सुन एज पॉसिबल उसको भेजें। जी, तो सर एक ये गन शॉट वुंड होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, आपके तो किए होंगे केसेस। गन शॉट में पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, अगर वो थोड़े से केविटी में है, थोड़े से केविटी मतलब छाती में अगर किसी की गोली मारी जाती है तो पसलियों को तोड़ सकती है वो गोली, उसके बाद फेफड़ों से होते हुए आगे जा सकती है। अगर पेट की बात करें तो पेट में लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, किडनी हो गई, पेनक्रियाज हो गई और इंटेस्टाइनल पार्ट हो गए, तो ये डैमेज होने के चांसेस होते हैं। गन शॉट इंजरी हमेशा एक लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट है जो जिसमें पेशेंट की सर्वाइबिलिटी क्वेश्चनेबल होती है। ऐसे केस में हमारा प्राइमरी टारगेट होता है कि आइडेंटिफाई करें कि गन शॉट की वजह से कितना डैमेज हुआ है पेशेंट को। डैमेज के साथ में पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो रहे हैं उसके, लाइक अगर उसके चेस्ट में लगी है गोली और लंग को पेनिट्रेट करके जा रही है वो, और पेशेंट के ब्रीथिंग डिफिकल्टी है तो हमें उसके चेस्ट ट्यूब डालनी है, उस ब्लीडिंग को अगर जो लॉस हो रहा है उसके हिसाब से हमें ब्लड रिप्लेस करना है पेशेंट का। अगर उसके इंटेस्टाइन में लगी है गोली, पेट में लगी इंटेस्टाइन को परफोरेट या पंक्चर करते हुए जा रही है वो गोली, तो हमें बुलेट ढूंढने से पहले हमारा काम होता है कि उसकी जो इलनेस है उसको, अब जो डैमेज हो चुका है उसको हम ठीक करें। एक बार हमने उसको ठीक कर दिया फिर हम बुलेट ढूंढ सकते हैं, ठीक है। बुलेट ढूंढने का काम भी ड्यूरिंग सर्जरी ही किया जाता है ना, बट उसमें हमारा प्राइमरी फोकस होता है कि जो डैमेज टिश्यू हो गया, जो एक्टिव ब्लीड हो रहा है, उस सरफेस को हम रोके और फिर बुलेट और उसको सर्च करें पेशेंट की। अगर पेशेंट शॉक में है या कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में है कि हम इमीडिएट सर्जरी करके उसको वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना हमें पेशेंट को, ताकि उसकी ज़िंदगी बच सके, लेटर ऑन हम बुलेट ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे केस के अंदर हम उसकी लाइफ जो सेविंग प्रोसेस करते हैं, डैमेज सेविंग सर्जरी करते हैं उसको, और उसको इमीडिएटली आईसीयू में शिफ्ट करवाते हैं ऑपरेट करके। तो सर कोई ऐसा केस आया हो आपके पास, कोई वाकया याद आता हो आपको? अभी रिसेंटली मैंने एक पोस्टमार्टम किया था। इट वाज अ केस ऑफ 23-year-old मेल, और वो कोई गैंगस्टर थे या फिर जो भी थे, तो उनके लड़ाई हुई थी, उसके अंदर उनके बुलेट गन शॉट इंजरी हुई थी। इंजरी में लीवर पेनिट्रेटेड था और इंटेस्टाइन परफोरेटेड थी पेशेंट की, और बुलेट वाज स्टक नियर वर्टिब्रा। तो हमने उसको रिकवर की और उसकी इंजरी रिपोर्ट बताई थी। वो उसकी गंभीरता है, अगर आप देखें तो वो उससे पता चलती है कि ये कितना डैमेज कर सकती है एक बुलेट। सर जैसे कि आपके सर्विस को 11 साल हो गए हैं, तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एज कम्पेयर टू प्राइवेट क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? गवर्नमेंट सेटअप होता है जो मेडिकल एंड हेल्थ का, पेशेंट लोड कंपेरेटिव टू प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा रहता है जी। हमें जो रिसोर्सेज होते हैं प्राइवेट सेक्टर की कंपैरिजन में, जो रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर को जितने मिलते हैं वो नंबर ऑफ पेशेंट्स के कंपैरिजन में सुटेबल रहते हैं। बट इन केस आप गवर्नमेंट सेटअप में देखें तो जो नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा होते हैं गवर्नमेंट, और सर्जिकल अगर उसमें देखें, आप फील्ड के एस्पेक्ट से देखें तो सर्जरी में न्यूअर मॉडलिटीज़ आती रहती हैं। गवर्नमेंट को वो सभी चीज़ें उपलब्ध कराने में थोड़ा सा समय कंपेरेटिव टू प्राइवेट सेक्टर लगता है।
और जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो बर्डन अधिक होने की वजह से सर्जिकल ब्रांचेज की स्पेशली मैं कहूँ तो पेशेंट्स को वेटिंग रहती है ओटीज के लिए, या ट्रीटमेंट प्रॉपर मिलने में उनको थोड़ा टाइम ड्यूरेशन के लिए वेट करना पड़ता है। तो आप मानते हैं कि कंपेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट में मिल रही हैं वो थोड़ी कम है? नहीं, कंपेरेटिव टू कम नहीं है वो। क्वालिटी अगर आप माने तो क्वालिटी में वी हैव मच मोर, यू कैन से अच्छे इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं उनसे। बट इन नंबर्स आप कहें तो हाँ, मे बी थोड़ी शॉर्टेज हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट को सारी जगह रिसोर्स डाइवर्ट करने पड़ते हैं अपने। एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल को सारे सप्लाई नहीं दे सकते। उन्हें तकरीबन राजस्थान के अंदर 10,000 मेडिकल जो हॉस्पिटल्स हैं अपने, जो उनको रिसोर्सेज अलॉट करने होते हैं। सर जैसे कि बात करें अपन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, तो आज एक होड़ मची हुई है कि कौन कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दे। तो आपको क्या लगता है, मतलब कि एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होना क्या एक अच्छा इलाज है? करंट सिनेरियो में देखें तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, अब मैं आपको एसएमएस का एग्जांपल देता हूँ, तो वो लगभग आज़ादी के टाइम में बना हॉस्पिटल है। और आप उनकी आज फैसिलिटीज़ की बात करें तो दे आर ट्रीटिंग मोर देन 10,000 पेशेंट्स इन ओपीडी बेसिस। दे आर तो आप अप्रोक्स मान सकते हैं पूरे साल का लगभग 30 लाख से ज़्यादा वो पेशेंट्स को ओपीडी बेसिस पर ट्रीट करते हैं जी। आप अगर सर्जिकल ब्रांचेस जो मैंने वहाँ पर जो सर्जिकल ब्रांच में जो उनके इक्विपमेंट्स देखे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, दे आर डूइंग रोबोटिक सर्जरी। तो आप अब ये एक मिथ टूटने लग गया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर अब इक्विपमेंट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है जितना प्राइवेट सेटअप के अंदर होता है। हाँ, मे बी जो उनके कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छी चमचमाती बिल्डिंग आपको मिल सकती है, लेकिन पेशेंट बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर से ट्रीट नहीं होता। वो वहाँ पर मिलने वाले जो रिसोर्सेज हैं उनसे ट्रीट होता है, वहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे ट्रीट होता है, जो वहाँ का नर्सिंग ऑफिसर्स और जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल आप बात करें तो नो डाउट दे आर डूइंग वेरी गुड, बट आप अगर मेरे पर्सपेक्टिव से बात करें तो सर्जिकल जो ब्रांचेस की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल आर डूइंग फार 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 बेटर देन देम। तो सर जैसे कि एक डॉक्टर देखा जाए तो हॉस्पिटल के अंदर अकेला कुछ नहीं कर सकता। जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है या जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जैसे कि कंपाउंडर्स हो गए, नर्सेज हो गए, वार्ड बॉयज हो गए, या फिर पैरामेडिकल हो गया, तो उनका कितना बड़ा रोल रहता है? अगर आप सपोर्टिंग स्टाफ की बात करें तो मेरी ब्रांच की अगर मैं बात करूं सर्जरी की, तो ओटी के अंदर ही हम देख सकते हैं कि ओटी में मुझे असिस्ट कराने के लिए स्क्रब नर्स चाहिए, मुझे एक वार्ड बॉय की नीड होती है, जो कि छोटे जो भी मुझे इक्विपमेंट्स इन केस इन बिटवीन सर्जरी में जो यूज़ करने हो तो मैं कह सकता हूँ उनकी वो मुझे अवेलेबल कराएं। मेरे पास में अगर पेशेंट की बात करूँ, पेशेंट रिगार्डिंग, तो प्री ऑपरेटिव बात करूँ तो लैब टेक्नीशियन के लिए इन्वेस्टिगेशन की नीड पड़ती है। प्री ऑपरेटिव वार्ड में पेशेंट केयर के लिए मुझे नर्सिंग ऑफिसर्स की नीड पड़ती है। मेडिसिन सप्लाईज के लिए फार्मासिस्ट की नीड पड़ती है। तो मेडिकल और हेल्थ अगर आप डिपार्टमेंट की बात करें, इस सिस्टम की बात करें, तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। मैं मेरी ब्रांच के जो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि जैसे हम ओटी करते हैं तो ओटी का वर्कअप प्री ऑपरेटिव प्रोसेस के साथ में स्टार्ट होता है। प्री ऑपरेटिव पेशेंट एडमिट होते हैं, पेशेंट का रूटीन वर्कअप होता है, रूटीन वर्कअप में इन्वेस्टिगेशंस। तो बेसिक जो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है लैब टेक्नीशियंस का। उसके बाद पेशेंट को एडमिट किया जाता है, एडमिट करके वो जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है नर्सिंग ऑफिसर्स उन्हें ट्रीट करते हैं। पेशेंट की फिटनेस करवाई जाती है प्री ऑपरेटिव, उसके लिए एनेस्थेटिस्ट रहते हैं और उनका सबऑर्डिनेट स्टाफ होता है। मेडिसिन की प्रॉपर सप्लाई के लिए फार्मासिस्ट होता है। वार्ड क्लीनिंग से लेकर हर चीज़ के लिए हमारे पास जो स्टाफ्स होते हैं, जो अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशनल जॉब जो अलॉटेड होते हैं, वो अपना कार्य करते हैं। तो अगर आप मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें और सर्जिकल ब्रांच की बात करें तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जैसे हर एक इंडिविजुअल को उसका रोल पता होता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपना परफॉर्म करता है। तभी ये एक सिंगल सफल सर्जरी के लिए सिर्फ एक सर्जन, एनेस्थेटिस्ट और एक स्क्रब नर्स के होने से वो कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। सो इट्स अ टीम वर्क। इट्स अ टीम वर्क। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अपने हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर आपको क्या कमियां नजर आती हैं? हेल्थ केयर सिस्टम एक इवॉल्विंग फेज में है और कमियां देखिए हर अगर देखा जाए तो हर डिपार्टमेंट में रहती हैं, हर सिस्टम में रहती हैं, कुछ फ्लॉज रहते हैं। हेल्थ केयर जो डिपार्टमेंट है, राजस्थान मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट है
और एज पर टाइम वो खुद को इवॉल्व कर रहा है। जो हमारी नीडेड जो डिमांड्स होती है, जो नीडी डिमांड्स होती है, उन्हें मे बी इट टुक मोर देन टाइम, बट हमें वो चीज़ें मिलती हैं। लाइक हम अगर किसी इक्विपमेंट की डिमांड करते हैं जो ऑर्डिनरी 5 से 7 दिन में होता है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट से हमें वो मैक्सिमम 10 दिन के अंदर मिल जाती हैं वो चीज़ें। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है हमारे लिए। अगर वो डायरेक्ट अवेलेबल नहीं करा पाते तो दे अलाउ अस टू परचेज देम। तो बहुत फास्ट अभी जो इंटरनेट के एक्सपेंशन के साथ में ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो गई है कि हमें हर चीज़ एज सुन एज पॉसिबल और एज अर्ली एज पॉसिबल हमें अवेलेबल करवा दी जाती है। मेरे डिपार्टमेंट में मैं कहूँ तो इस हॉस्पिटल में रहते हुए मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे किसी चीज़ की शॉर्टेज रही है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू आवर पीएमओ। जी बिल्कुल सर। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो सर्जन बनना चाहते हैं या जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं या फिर जो नीट एस्पिरेंट्स हैं? मैम मेरे एक मेंटर थे डॉक्टर अजय मालवीय सर। वो कहते थे कि जो बंदा किताब से सर्जरी सीखता है उसे सिर्फ किताब पर ही ऑपरेट करना चाहिए। तो अगर कोई ये सोचता है कि मैं किताब से बुक्स के या जो मेरे पास सर्जिकल बुक्स हैं उनको पढ़ के मैं सर्जरी करूं, तो उसे सर्जरी चूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप में डेडिकेशन है, आप हार्ड वर्किंग है, आप में स्टेमिना है कि आप लॉन्ग टर्म तक हेक्टिक नाइट्स झेल सकते हैं, आप पेशेंट केयर में इन्वॉल्व हो सकते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो आप इस ब्रांच की तरफ आइए। अदरवाइज आप दूसरी ब्रांच जिसमें आपकी सूटेबिलिटी ज़्यादा बेटर हो वो आप उसमें जा सकते हैं। एनी मैसेज टू नीट एस्पिरेंट्स कि डॉक्टर बनने के बाद या सर्जन बनने के बाद लाइफ कैसी होती है? लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ पर्क्स। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस? मैम अगर वो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक से इंस्पायर्ड है तो वैसी सर्जन की लाइफ होती नहीं है। ठीक है, इनिशियली सर्जरी का एक लॉन्ग लर्निंग कर्व है। ये ड्यूरेशन आपके सर्जरी में एंट्रेंस से लेकर जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते तब तक चलता ही रहता है। ईच एंड एवरी डे आपको नए चैलेंजेस मिलते हैं इसमें। पैसा आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके पास नो डाउट हर ब्रांच में पैसा आएगा। ठीक है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन आपका अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए। अगर आप पेशेंट को सही ट्रीट करते हैं और वो प्री ऑपरेटिव आपके पास जिस कंडीशन में आया था उससे बेटर होकर पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में जाता है, तो ये आपके लिए एक रिवॉर्ड होता है, सेल्फ रिवॉर्ड होता है। यही सबसे बड़ा फर्क होता है हमारे लिए। देखा जाए तो गवर्नमेंट के अंदर जैसा कि आज आपने बताया कि मैं 100 पेशेंट देख के आया हूं, तो क्या उनका इलाज सही ढंग से हो पाता है? क्या आप लोग मैनेज कर लेते हो? और मतलब इतनी हैवी ओपीडी को मैनेज करना भी एक टास्क है, तो ये आप कैसे कंप्लीट करते हैं? देखिए, जो पेशेंट नीडी है और जो अफोर्ड नहीं कर सकता कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जाना या प्राइवेट सेटअप में जाना, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आता है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि पेशेंट ट्रस्ट पोस्ट कोविड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। उसके बाद भी जो रूटीन ओपीडी है वो कंपेरेटिव टू प्री कोविड अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो काफ़ी बड़ी है, जो कि बताता है कि गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम कितना रोबस्ट है। हम जो काम करते हैं वो पेशेंट की इलनेस को ट्रीट करने का रहता है। अभी जैसे एजुकेशन का प्रभाव बढ़ा है तो पेशेंट को समझाना इजी रहता है, तो पेशेंट की जो ओपीडी है वो इतनी हेक्टिक नहीं रहती कंपैरेटिव टू एक अनएजुकेटेड पेशेंट को समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसकी इलनेस के बारे में। 100 से लेकर 200 ओपीडी एक अब आज गवर्नमेंट डॉक्टर के लिए एक बड़ा टास्क नहीं रहा है, वो इजीली उसको परफॉर्म कर लेता है। हाँ, हो सकता है कि हम अगर बात करें कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के कंपेरिजन में तो नो डाउट वी हैव मच वर्कलोड, बट अगर आप पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेशियो देखें तो वो हमारा ज़्यादा उनसे बेटर है। यस सर, यू आर डूइंग सो वेल। तो सर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो हेल्थ केयर सिस्टम अपना काम करता है उसके अंदर आप और क्या एड ऑन्स करवाना चाहोगे फॉर अ बेटर आउटपुट टू द पेशेंट्स? बेटर आउटपुट पेशेंट के लिए अगर आप उनको अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज देना है तो डॉक्टर्स को टाइमली अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी 2016 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में ट्रेनिंग थी, बीमॉक। काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग थी। उस तरीके की अगर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ट्रेनिंग करवाती है स्पेशलिटी ब्रांचेज में और सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेज में और एमबीबीएस डॉक्टर्स को जो आते हैं, तो उससे पेशेंट ट्रीटमेंट पर एक बहुत मेजर इम्पैक्ट हो सकता है। मेरी तो यही रिक्वेस्ट रहती है हमेशा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से कि ऐसे ट्रेनिंग्स के नंबर्स बढ़ा दिए जाएं। उनके पास जो रिसोर्सेज हैं ट्रेनिंग के वो काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स कर भी रहे हैं इस वक्त।
होप सो कि और भी उसमें जो ब्रांच वाइज अगर ट्रेनिंग शेड्यूल्स और स्केड्यूल्स और ये हो जाएं रिलेटेड टू डिफरेंट और टॉपिक्स अच्छा ऑफ बना पाएंगे। पेशेंट ट्रीटमेंट, जी, तो जी। काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो सर आपने आज तक कितनी सर्जरियां परफॉर्म कर दी होंगी अपने कैरियर में? मैम ड्यूरिंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने लगभग 4000 प्लस सर्जरीज असिस्ट करवाई हैं मेरे सीनियर्स को, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने अप्रोक्स अभी तक 1500 इंडिपेंडेंट सर्जरी कर चुका हूँ। एक केस के बारे में आपको बताना चाहूँगा जिसमें जो मेरे पीजी के रेजिडेंसी के दौरान हुआ था 2020 में। एक पेशेंट जो पाली के रहने वाले थे, एज उनकी 60 साल से ज़्यादा थी, और उनकी पोस्ट ट्रोमेटिक एम्पुटेशन हो गया था हाथ का। वो पेशेंट के अटेंडेंट्स उन्हें इमरजेंसी में लेकर आए, और हमारे कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन वो ऑन कॉल थे, जो उन्होंने आकर पेशेंट को देखा एंड इमीडिएटली टोल्ड अस टू इमीडिएटली ऑपरेट द केस। तो हमने उनका वर्कअप किया प्री ऑपरेटिव, और विद इन 30 मिनट्स हम पेशेंट को लेकर ओटी में चले गए। केस डॉक्टर रजनीश गालवा सर ने ऑपरेट किया, और केस शाम को हमने 6 बजे शुरू किया ऑपरेट करना, और रात को हमने 2 बजे तक वो केस ऑपरेट किया सर। तो उसमें मैक्स जो ऑपरेटिंग सर्जन डॉक्टर रजनीश गालवा सर, उन्होंने नॉन स्टॉप उस केस को ऑपरेट किया। वेसल्स, नर्व्स और टेंडन्स और बोन्स रिपेयर की पेशेंट की, और पेशेंट के जो 45 डेज के बाद में जो आउटकम था वो काफ़ी अच्छा रहा। उनकी लिम्ब हमने जो हैंड है उनको सेव कर लिया था। Oh, it's a big thing. It's a big thing. सर एक वर्ड सुनने में आता है, सर्जन नोट, बताइए इसके बारे में कुछ। सर्जन्स नोट एक सिंपल टाई होती है जो हम लाइगेट करने के लिए बांधते हैं किसी वेसल्स को या किसी स्ट्रक्चर को या किसी न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर को हमें बांधना हो तो हम उसको हाथ से बांधते हैं। वो एक टेक्निक होती है जिसमें फिंगर्स का यूज करते हुए धागे को रोल करते हुए उसको बांधते हैं। एक सिंपल प्रोसेस है, आप चाहे तो आप सीख सकते हैं, बहुत ईजी प्रोसेस है। जी बिल्कुल। 20 साल बाद की अगर बात करें तो 20 साल के पहले की अभी अगर प्रेजेंट सिनेरियो की हम बात कर ले तो ऑल ओवर राजस्थान का मेडिकल हेल्थ सिस्टम काफ़ी अच्छा है ना। इंडिया का भी बात करें तो इंडिया में एक मेडिकल टूरिज्म का बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ा है। वो इसीलिए है कि यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के नर्सिंग ऑफिसर्स या पैरामेडिक्स हैं, वो वेल ट्रेंड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में कार्य करते हैं। वो हो सकता है कि दिखने में बिल्डिंग आपको इतनी अच्छी नहीं लगेगी, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएं, हो सकता है कि आपको थोड़ी पुरानी दिख सकती है बिल्डिंग, लेकिन अगर आप उसके अंदर जो होने वाले जो कार्य हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज जो मैनेजमेंट है और जो पेशेंट केयर अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि हम वर्ल्ड क्लास आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं। वर्ल्ड क्लास हम जी सर, बिल्कुल आई सर्विस एग्री टू प्रोवाइड यू, करें। आई एग्री। सर अगर आपको किसी सुपर हीरो का टाइटल देना चाहें तो क्या होगा? वो आप दे सकते हैं। आपका कोई फेवरेट? अब मेरा फेवरेट सुपरमैन है। सुपरमैन, ओके। तो आप भी सुपरमैन से कम नहीं है। थैंक यू। क्या आपकी सर्विस में कभी ऐसा मौका आया है कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ पर हावी हुई हो या फिर आपको किसी एक को चुनना पड़ा हो, तो उस वक्त आपने क्या डिसीजंस लिए? मैम ये चीज़ तब आती है जब आप अपने ड्यूटी टाइम के बाद में अपनी पर्सनल लाइफ के समय को भी ड्यूटी वाले टाइम में जोड़कर स्पेंड करने लग जाते हैं। आपको लिमिटेशंस रखनी पड़ेंगी, आपको अपनी प्रायोरिटीज़ फिक्स करनी होती हैं। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ फिक्स रखते हैं, आप अपने ड्यूटी आवर्स को लिमिटेड करते हैं, तो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस बना सकते हैं। मेरे लाइफ में ऐसा कभी इवेंट नहीं हुआ कि मेरी पर्सनल लाइफ मेरी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर डोमिनेट हुई हो। पर जैसे कि कभी भी रात में ट्रॉमा का केस आ गया, एक्सीडेंट कैसा आ गया, मैम तो क्या फैमिली इतना अंडरस्टैंड करती है? yes, क्या वाइफ इतना अंडरस्टैंड कर पाती हैं? यस मैम, फैमिली अंडरस्टैंड, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। उन्हें समझ में आता है कि अगर ये बंदा रात को भाग रहा है किसी केस को ऑपरेट करने के लिए, उसकी ट्रीट करने के लिए, तो वो कोई अर्जेंसी है, अगर ये नहीं जाएगा तो उसकी हेल्थ पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो उसको रोकना जरूरी है। मैं बता दूं आप सबको कि सर की जो मैडम है वो भी डॉक्टर हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं, उनका नाम भी डॉक्टर सोनी है। तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड अगर देखें तो आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड है, आपके फादर खेती करते थे, जो पिछली पीढ़ियां थी वो भी खेती करती थी। आपने एक जो पुश्तैनी व्यवसाय था उसको छोड़कर आप कैसे बाहर निकले, और जो सफलता प्राप्त करने के बाद भी अगर आप आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने खेती करना नहीं छोड़ा है जी। आज भी मुझे समय मिलता है तो मैं जाता हूँ वहाँ पर, अपने कार्य करता हूँ जो मुझे करने होते हैं जी। और वो उनके
मेरे पिताजी के समय से, मेरे दादाजी के समय से चलती आ रही है जो चीज़, जो मेरे पिताजी को मिली, उन्होंने उससे हमें पढ़ाया, आगे बढ़ाया। वो उनकी चॉइस, उनके पास उस प्रकार के रिसोर्सेज नहीं थे कि वो आगे बढ़ सके, लेकिन उन्होंने हमें वो रिसोर्सेज दिए जिससे हम आगे बढ़ सके। अब वर्तमान में अगर देखें तो मैं खुद भी खेती करता हूँ। मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, और जैसा कि मैं एक बार पहले आपसे कभी चर्चा की तो मैंने आपको बताया था कि मैं खुद सैंडलवुड फार्मिंग में इंटरेस्टेड हूँ और मैं कर रहा हूँ। और इस तरीके से जब भी मौका मिलता है मैं जाता हूँ, कार्य करता हूँ, और एक अच्छा सुकून महसूस होता है जब आप उस जगह बैठते हैं और कार्य करते हैं। तो आप घास भी खोदते हैं? बिल्कुल। ओके, तो आपने ट्रैक्टर चला के वो जो करते हैं कल्टीवेशन, वो भी किया है? हाँ बिल्कुल। ओके। ट्रॉमा कभी वार्निंग देके नहीं आता, तो क्या हम उसके लिए सच में तैयार हैं? सर्जरी के बाद पेशेंट्स को क्या क्या अपनी रिकवरी के प्रति ध्यान रखना चाहिए? हेल्दी डाइट, जिसमें प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए। अर्ली इमोबिलाइजेशन, पेशेंट को थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए इसे। आपको मैं बताऊं तो पेशेंट को अच्छी प्रोटीन युक्त खाना डाइट उसको लेनी चाहिए। दूसरा, डेस्पाइट ऑफ पेन, उसके दर्द है, हो सकता है जिसका ऑपरेशन हो उसके टांकों में दर्द हो सकता है, उस ऑपरेशन की हुई जगह पर दर्द हो सकता है, लेकिन उसको बिस्तर तुरंत छोड़ देना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, उसको चलना फिरना शुरू कर देना चाहिए। अर्ली इमोबिलाइजेशन बहुत ही बढ़िया फैक्टर की तरह काम करता है रिकवरी में। अर्ली रिकवरी आफ्टर सर्जरी, इरास प्रोटोकॉल भी स्पष्ट कहता है कि अगर आप अच्छी डाइट और अर्ली मोबिलाइजेशन करते हैं, वुंड की केयर अच्छी करते हैं, वुंड की केयर में एसेप्टिक ड्रेसिंग अगर आप रखते हैं, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करते हैं आप, तो आप सर्जरी के बाद में इमीडिएट और अर्ली रिकवरी के लिए तैयार हो सकते हैं। तो सर ऐसे जैसे महिलाओं में, जैसे मैंने भी सुना है, मेरी मदर को बोलते हैं कि मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ है, कि वो बड़ा ऑपरेशन हुए है, तो उसके अंदर तो वो महिलाएं 20-25 दिन का रेस्ट, पता नहीं कितने कितने दिन का रेस्ट करती हैं। तो क्या ये चीजें रेस्ट करना, जैसे कि आपने बोला कि अर्ली मोबिलाइजेशन, तो ये सही नहीं है? ये जो मिथ जो चलता आ रहा है, ये काफ़ी पहले के समय से चलता आ रहा है, जिस वक्त फीमेल्स इतनी न्यूट्रिटिव डाइट खाती नहीं थी, जो पोषण युक्त डाइट खा नहीं पाती थी, तो उन्हें घाव भरने में, जो उनकी सर्जरी के बाद में जो सूचर से उनको हील होने में टाइम लगता था, तो वो बेड रेस्ट उनको ज़्यादा दिया जाता था। अभी जो करंट सिचुएशन है, करंट सिनारियो है, तो इसमें दूसरी चीज़ और थी कि उस टाइम इतना अच्छी क्वालिटी के एंटीबायोटिक्स हो गए, अच्छी क्वालिटी के पेन किलर्स हैं, उनका अभाव रहता था। अभी आप करंट सिनारियो में देखें तो सर्जिकल टेक्निक इम्प्रूव हुई है, इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे हैं, और पेशेंट के मेडिसिन अच्छी आई हैं, एंटीबायोटिक्स अच्छे हैं, पेन किलर्स अच्छे आ गए हैं, डाइट में काफ़ी विकल्प हो गए पेशेंट के पास में। अगर वो घरेलू डाइट ले सकते तो वो ले सकते, नहीं तो मार्केट से परचेज करके हाई प्रोटीन डाइट वो ले सकती, ज़्यादा प्रोटीन की डाइट ले सकती हैं। ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, पेशेंट की अर्ली रिकवरी को प्रमोट करते हैं। पहले के समय में जिसको बड़ा ऑपरेशन कहते थे वो आज भी बड़ा है, लेकिन रिकवरी उसकी तुलना में जल्दी होने लग गई है। अब फैसिलिटीज कुछ ज्यादा मिल गई, मॉडर्नाइजेशन हो गया, सुविधाओं के विस्तार के साथ में रिकवरी जल्दी होने लग गई है। क्या एक लिम्ब खोना हमेशा एंड है, या एक नई जिंदगी की शुरुआत भी हो सकता है? क्या हर केस में लिम्ब बचाने की कोशिश करना सही होता है, या कभी कभी जल्दी में एम्पुटेशन करना ही बेस्ट डिसीजन होता है? सर इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? एम्पुटेशन कभी भी जल्दबाजी में नहीं किया जाता। प्राइमरी गोल होता है अगर लिम्ब सेविंग होता है, डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। अगर कोई पेशेंट ट्रोमा का केस आया है आपके पास में, और ट्रोमा के केस के बाद में उसकी अगर वेस्कुलरिटी इंटैक्ट है, पेशेंट के मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं किसी बोन में, जैसे लेग बोन फ्रैक्चर है पेशेंट के, और पेशेंट के लेकिन डिस्टल पार्ट ऑफ फुट में अगर ब्लड वेसल्स इंटैक्ट है, उसकी सप्लाई अच्छी आ रही है, तो अटेम्प्ट यही किया जाता है कि उस लिम्ब को शेव किया जाए। उस प्रक्रिया में उसके बोन को हम स्टेबलाइज करते हैं, उसकी जो मसल्स हैं जो इंजरी हुई है उसको रिपेयर करते हैं, और उस पेशेंट के पैर को इमोबिलाइज करके उसको ड्रेसिंग की जाती है ताकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट किया जा सके। कुछ केसेस में जैसे कि कोई पेशेंट में इंजरी हुई है और उसको ऑपरेट हुआ है, बोन इंजरी हुई है और उसके इन्फेक्शन हो गया, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया पेशेंट के, तो प्राइमरी गोल यही होता है कि उसको ट्रीट किया जाए। लेकिन जब कोई और ऑप्शन नहीं होता तो उस पेशेंट को जिस साइट पर जो बोन इन्फेक्शन हो गया और जो सीवियर बोन इन्फेक्शन उसके नीचे ऑर्थोपेडिशियन ऑपरेट करते हैं, हटा सकते हैं उसको।
डायबिटिक फुट और डायबिटिक जो फुट कंडीशन होती है, उसमें अगर डायबिटीज़ की वजह से डीप इन्फेक्शन हो गया और बोन इरोड हो गई है, बोन खराब हो गई है, तो इस कंडीशन के अंदर भी पेशेंट के हमें उस अफेक्टेड पार्ट की बोन को हटाना पड़ सकता है। सिमिलर चीज़ ये इलेक्ट्रिक बर्न के अंदर भी होती है। अगर इलेक्ट्रिक बर्न के अंदर पेशेंट के गैंग्रीन हो जाता है लिम्ब में, तो उस कंडीशन में उसको एम्पुटेट करके हटाया जाता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक बर्न के अंदर उसके अगर कंपार्टमेंट होता है, तो हम उस लिम्ब को एम्पुटेट करने के बजाय फेशियोटोमी करके लिम्ब शेविंग की कोशिश करते हैं। एम्पुटेशन एक चॉइस नहीं होती, एम्पुटेशन एक केस पर डिपेंड होती है कि केस में प्रोग्नोसिस क्या रहेगा। तो इट्स टू जस्ट सेव द पेशेंट। यस सर, टेस्टिकुलर टोरेजन क्या होता है और इतना इमरजेंसी क्यों माना जाता है? टेस्टी जो कि मेल जेनेटिलिया के पार्ट हैं, ये हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर होती है और इनके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होता है। अगर कोई पेशेंट के टेस्टिस अपनी पोजीशन से रोटेट हो जाता है, घूम जाता है, तो उसके साथ में जो उसकी सप्लाइंग वेसल्स हैं वो मुड़ जाती हैं और उसके साथ जो सप्लाइंग नर्व्स आ रही हैं वो भी मुड़ जाती है, ट्विस्ट हो जाती है, उस जगह से घूम जाती हैं। तो पेशेंट को सीवियर एगोनाइजिंग पेन होता, बहुत ही भयंकर दर्द पेशेंट को होता है। इस कंडीशन में टेस्टिस है वो 24 घंटे तक सर्वाइव कर सकता है ना। अगर उसकी वेस्कुलर सप्लाई हैम्पर हो जाती है, 24 घंटे तक वो खुद को जीवित रख सकता है। लेटर ऑन वो गैंग्रीन में चला जाता है और पेशेंट के इस कंडीशन में उनकी ऑर्किएक्टमी करनी पड़ती है। अगर ऐसा पेशेंट समय रहते जिसके टेस्टिकुलर टोर्जन हुआ है, अगर वो इमरजेंसी ओपीडी बेस पर आता है, तो उसे हम डीरोटेट करके डीटोर्ज करके उसके अटेम्प्ट लेते हैं कि उसकी वापस उसकी नेचुरल एनाटॉमिकल पोजीशन में उसको ले आए, पेन रिलीफ हो और उसके बाद में उसको वेस्कुलर सप्लाई इंटैक्ट हो जाए और उसको रिलीफ मिल जाए पेशेंट को। जैसे ही पेशेंट एक बार ठीक हो जाता है, रिलीफ मिल जाता है, तो हम उसकी ऑर्कियोपेक्सी करते हैं। ऑर्कियोपेक्सी ऐसी सर्जरी है जिसमें हम टेस्टिस को नीचे वाले पार्ट से उसको बांध देते हैं इंटरनली टाँके लगाकर, ताकि भविष्य में उसके घूमने की प्रोबेबिलिटी को हम खत्म कर सकें। जो चीज़ एक बार अपनी जगह छोड़कर घूम चुकी है, उसमें भविष्य में संभावनाएं हैं कि वापस भी वो चीज़ होने की संभावना रहती है। इसलिए अगर कोई केस आपके पास टेस्टिकुलर टोर्जन का आता है, तो उसको इमीडिएट बेसिस पर असेस करके डीरोटेट कर सकते हैं। अगर डीरोटेट सक्सेसफुल नहीं होता तो उसको इमीडिएट ऑपरेट करके और उसको डीरोटेट करके ऑर्कियोपेक्सी हम करते हैं। तो मेनली मेल्स को क्या कैसे चेक करना चाहिए इसको? जैसे फीमेल्स के लिए आपने बताया ये ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ऐसा कुछ मेथड है इसका? इसका कोई मेथड नहीं है। ये क्यों हो सकता है, इसके कुछ एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं, जैसे कोई ट्रॉमा हो गया, किसी ने लात मार दी, या कोई ऊंचाई से जंप करता है, सडनली जो दौड़ लगाते हैं, तो उनके अंदर टेस्टिकुलर टोर्जन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। तो अगर ऐसी की कंडीशन हुई है और उसके अंदर सडन सीवियर एगोनाइजिंग पेन है स्क्रोटम में, तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल कंसल्ट करना चाहिए। देखा जाए तो कॉमनली फीमेल्स में ज्यादा होता है थायराइड, जो कि आजकल देखें तो यंग गर्ल्स को भी थायराइड हो रहा है। कई जने कहते हैं कि धनिया का पानी पियो, कई जने कहते हैं कि आप मेथी का पानी पियो। तो थोड़ा सा बताइए कि ये चीजें इफेक्टिव हैं? थायराइड ग्लैंड एक बॉडी का पार्ट होती है जो गले के अंदर होती है। ये बॉडी के बहुत सारे हार्मोनल और फंक्शनल वर्क को रेगुलेट करती है। एक मस्ट नीडेड ग्लैंड है बॉडी की। इसमें दो तीन जो कॉमन इलनेस हो जाती हैं। एक तो हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, जिसमें ये ग्रंथि अपना काम करना कम कर देती है। एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें ये ग्रंथि अपना काम ज़्यादा करने लग जाती है। इस स्थिति के अंदर अगर हाइपोथायरॉयडिज्म से संक्रमित कोई व्यक्ति या मरीज हमारे पास आता है, तो उसके हार्मोनल स्टडी हमें करवानी पड़ती है और हार्मोनल स्टडी करवाने के बाद में हम उसको थायरोक्सिन की मेडिसिन देते हैं। जो हार्मोन की जिसकी कमी हुई है बॉडी के अंदर, उसकी हम मेडिसिन उसको देकर और उसके थायराइड हार्मोन्स के लेवल को मेंटेन करते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन जिसमें हार्मोन ये ज़्यादा बनाने लग जाती है ग्रंथि, तो उसमें हम ऐसी मेडिसिन देते हैं जिसकी वजह से थायराइड का काम करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाए, तो बॉडी को उतना ही थायराइड हार्मोन मिले जिसकी उसको आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त थायराइड के अंदर कुछ गांठें भी हो सकती हैं, जिनको गोइटर बोलते हैं, गलगंड रोग पहले जिसको बोलते थे, जो आयोडीन की कमी की वजह से होता है, जो आयोडीन के खाने की वजह से पूर्ति हो सकती है जिसकी। इसके अतिरिक्त भी थायराइड में अनेक प्रकार की गांठें हो सकती है, जिनको क्लिनिकली इवेल्यूएट किया जाता है, उनकी जांचें की जाती है। अगर नीड होती है तो उनकी एफएनएसी या बायोप्सी उनकी ली जाती है और उनके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड होता है। जी।
तो धनिया का पानी पीने और मेथी का पानी पीने से होगा कुछ? मैम ऐसा सर्जिकल टेक्स्ट बुक में जो नहीं है। हमारी है उसमें मेंशन नहीं है। ओके। ये जरूर मेंशन है कि जो कैबेज फैमिली के जो सब्जियां आती हैं, वेजिटेबल्स आती हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, तो ये थायराइड डिजीज को एग्रीवेट करती है। सर आजकल मोटापा चरम पे है, आप देखेंगे तो हर किसी के पेट आए हुए हैं, है ना, एक मटके जैसा पेट है, अलग अलग शेप के पेट दिखाई देते हैं। कई जने तो टैटू भी बनवा लेते हैं ऐसे, मंकी का आपने देखा होगा, जैसे ही पेट फुलाया वो मंकी का मुंह खुल गया। तो मतलब बीएमआई और हेल्थ कंडीशन जो है उसके अंदर कितना क्या मेजर रोल है, और ओबेसिटी कैसे कंट्रोल की जाए? ओबेसिटी एक्सेसिव आपका जो वेट बढ़ता है, आपकी जो हाइट के अकॉर्डिंग वेट फिक्स क्राइटेरिया में रहना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा बढ़ता है तो उसको ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी का कई रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न है कि ओवर ईटिंग, जिसमें जंक फूड हो गया, फैट रिलेटेड फैटी डाइट आप ज़्यादा खाते हैं तो वो हो सकता है। या फिर आप देखें कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो कि वर्क नहीं करते, फिजिकल वर्क नहीं करते, ऐसे लोगों में ओबेसिटी ज़्यादा रहती है। जेनेटिक कोज भी हो सकते हैं कि फैमिली में एक ओबेसिटी का पैटर्न रहता है, या फिर कोई पोस्ट सर्जिकल रिकवरी के दौरान पेशेंट बेड पर रहता है लंबे टाइम तक, जैसे इसको 6 महीने 8 महीने रहना पड़ा, तो उस कंडीशन में उसकी ओबेसिटी हो सकती है। ओबेसिटी वाले केस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंट को अच्छी डाइट। अच्छी डाइट में जो उसकी जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA के अकॉर्डिंग उसकी डाइट होनी चाहिए। डाइट के अंदर 40% कार्बोहाइड्रेट्स, 30 to 40% कार्बोहाइड्रेट्स, 30 to 40% प्रोटीन और 15 to 20% उसके फैट उसकी डाइट में इंक्लूडेड होता है। सर सीरो पॉजिटिव पेशेंट्स की सर्जरी के लिए क्या प्रिकॉशन ज़रूरी हैं, और आपने जो सर्जरी परफॉर्म की उसमें आपको डर लगा था? सीरो पॉजिटिव पेशेंट जैसे कि HIV पॉजिटिव हो गया, या हेपेटाइटिस B पॉजिटिव हो गया, हेपेटाइटिस C पॉजिटिव हो गया, ऐसे पेशेंट जिनमें वायरल मार्कर पॉजिटिव आते हैं वो सीरो पॉजिटिव पेशेंट की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे पेशेंट में एक इन्फेक्शन होने का चांसेस आपके ज़्यादा रहता है। कारण ये है कि आप जब ऑपरेट कर रहे होते हैं तो आप इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ कर रहे होते हैं, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे आप वो नाइफ विथ स्कैल्पल यूज़ कर रहे हैं, ब्लेड विथ स्कैल्पल कर रहे हैं, या फिर आप सूचर्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें एक पिक होने का या कट होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे केसेस में आप जो गाइडलाइंस है वो होती है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस की। आप सबसे पहली चीज़ ये कि आप पेशेंट की सर्जरी करने से मना नहीं कर सकते। उसका राइट है कि अगर वो इल है तो उसको आप ट्रीट करेंगे, जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जो डिसाइडेड है उसके अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल्स में। इसमें PPE किट पहननी पड़ती है, शू कवर्स पहनने होते हैं, बॉटम में शू कवर्स पहनने होते हैं, PPE किट पहननी होती है, डबल ग्लव्स पहनने होते हैं, आई प्रोटेक्शन यूज़ करना होता है, मास्क यूज़ करना होता है, और कैप यूज़ करनी होती है पेशेंट को। हमारे कोशिश ये होती है कि हम मिनिमम से मिनिमम शार्प इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें ऐसे केस के अंदर, ताकि चांसेस ऑफ इंजरी बिल्कुल कम रहे। OT के अंदर मिनिमम स्टाफ को हम अलाउ करते हैं कि उस केस के अंदर मिनिमम से, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम अननेसेसरी स्टाफ को इसमें OT में ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं करते। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, अगर जैसे पेशेंट को ऑपरेट हो गया, अब उसके वुंड को क्लोज करना हमें, तो हम सूचर्स के बजाय हम उसमें स्टेपलर्स यूज़ करते हैं। ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं जिसमें मिनिमम शार्प ऑब्जेक्ट हैंडलिंग मिनिमम से मिनिमम रहे जिस पेशेंट के अंदर। पोस्ट ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव हम एक चीज़ और डिसाइड करते हैं कि हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करते हैं जिनको हम डिस्कार्ड कर सके पोस्ट ऑपरेटिवली, जो सिंगल यूज़ वाले हों। अगर हमें मल्टीपल यूज़ टाइम्स यूज़ वाले अगर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने होते हैं तो उसको प्रॉपर हम पोस्ट ऑपरेटिव स्टरलाइज करते हैं। पेशेंट के OT होने के बाद में OT को इमीडिएटली फ्यूमिगेट और स्टरलाइज किया जाता है। डर लगा था आपको? थोड़ा डर रहता है। डर से ज़्यादा सावधानी रहती है। सावधानी रहती भी और रखनी भी पड़ती है। तो 1000% एक्टिव हो जाता है ब्रेन उस टाइम। बिल्कुल, उस टाइम ज़्यादा एक्टिव रहता है ब्रेन आपका। सर मैं आजकल एक बड़ा ही नाम सुनने को आता है हर किसी के मुंह पे, लेज़र सर्जरी, लेज़र सर्जरी। तो ये ट्रेडिशनल सर्जरी से कैसे अलग है, और लेज़र का इस्तेमाल एक्चुअली शरीर के अंदर एक्चुअली काम करता है? हाई वेवलेंथ टू लो वेवलेंथ में अगर कोई जैसे इलेक्ट्रॉन है, वो एटम का पार्ट है, पार्टिकल्स है, जो हाई एनर्जी सोर्स से लो एनर्जी की तरफ आते हैं, तो वो एक एनर्जी इमिट करते हैं, उसको लेज़र बोलते हैं। लेज़र से अभी जैसे कुछ सर्जरी, जैसे कि पाइलोइडल साइनस हो गया, वेरिकोज वेन हो गया, या हेमरोइड सर्जरी या प्रोक्टो सर्जरी के जो केसेस हैं, ये काफ़ी अच्छे ट्रीट होने लगे हैं।
लेजर का कार्य क्या होता है कि जैसे कि ये जिस टिश्यू पर इफेक्ट डालती है उस टिश्यू को ये डैमेज करते हुए उसको क्लोज करते हुए आती है। जैसे किसी पेशेंट में वेरिकोज वेन है, वेरिकोज वेन पैरों की नसों का फुलावट हो जाना होता है। जी। ऐसे कंडीशन के अंदर हम लेजर उपयोग करते हैं। अगर उसकी क्राइटेरिया पर वो फिल कर रहा है तो लेजर उस ट्रैक्ट को जलाते हुए बाहर की तरफ आती है, तो ट्रैक्ट की नैरोइंग हो जाती है उसकी वेसल्स की, और पेशेंट की रिकवरी हो जाती है। इसे बिना चीरे ठीक होना कह सकते हैं। कोई पेशेंट फिस्टुला से पीड़ित है तो उसमें ये लेजर आप सर्जरी यूज कर सकते हैं। या कोई पेशेंट जैसे पाइलोइडल साइनस का है तो हम उसके हेयर एपिलेट करके उसके ट्रैक्ट में जो इम्पेक्टेड हेयर है उसको निकालने के बाद में क्लीन करके लेजर से उस ट्रैक्ट को क्लोज कर सकते हैं। लेजर एक बेहतरीन चीज है, लेकिन उसको स्किल के साथ में और उसकी आइडियल कंडीशंस के अंदर और आइडियल सर्जरीज के अंदर अगर हम यूज करते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन हर सर्जरी में लेजर का उपयोग नहीं है, इसकी कुछ लिमिटेशंस है, ये कुछ स्पेसिफिक सर्जरीज के अंदर ही यूज हो सकती है। कुछ सवाल सिर्फ जवाब पाने के लिए नहीं होते, कुछ सवाल आपको रुककर सोचने पे मजबूर करते हैं। ये वही सवाल हैं जो आपके फैसलों पर दोबारा सोचने पे मजबूर करेंगे, जो आपको अनकंफर्टेबल भी करेंगे लेकिन सच के करीब भी ले जाएंगे। तो सर, जिन पेशेंट्स का डायग्नोसिस पीवीडी के रूप में होता है उसके बारे में आप बताइए थोड़ा। पीवीडी एक वेसल्स की डिजीज है, खून की नसों की बीमारी है जिसमें खून की नसें किसी थक्के के बनने की वजह से ब्लॉक हो जाती हैं। ऐसी स्थिति के अंदर उस भाग को रक्त नहीं मिलता ना, खून की सप्लाई नहीं हो पाती। खून की सप्लाई नहीं होने की स्थिति में वो भाग काला पड़ के खराब होने लग जाता है। उस भाग के अंदर अत्यधिक तेज दर्द होने लग जाता है जिसको एक्सक्रूटिंग पेन बोलते हैं। ये सामान्यतः उन लोगों में मिलता है जिनकी हिस्ट्री अगर आप पूछें तो उसमें पता चलता है कि वो काफ़ी स्मोकिंग की रही है या टोबैको च्यूइंग की जिनकी हिस्ट्री रही है, यंग एज में या अर्ली एज के अंदर जिनकी रही है। अभी कुछ पेशेंट जैसे बताते हैं कि हमने 3 साल से बीड़ी छोड़ दी लेकिन अभी भी दर्द है, तो ये जो प्रीवियसली जो डैमेज हो चुकी वेसल्स को उसके रिवर्सिबली वो डैमेज रहती है, उसमें रिकवरी वेसल्स की वापस नहीं हो पाती। इस स्थिति के अंदर पेशेंट के उस भाग को रक्त की सप्लाई नहीं मिलती और उस वजह से वो दर्द करता है। तो सर, थोड़ा अब कैंसर की बीड़ी की बात हो रही है तो थोड़ा ओरल कैंसर के बारे में बताइए, और थोड़ा जिनका मुंह कम खुलता है उनके लिए क्या राय है? क्या उनको सर्जरी करानी चाहिए, इंजेक्शन मेथड काम में लेना चाहिए, या फिर गुटखा छोड़ देना चाहिए? जो टोबैको च्यूअर्स होते हैं, जो तंबाकू चबाने वाले लोग होते हैं, या बीड़ी का जो ज़्यादा या तंबाकू या चिलम या हुक्के का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लगातार जो इसके अंदर जो इरिटेंट होते हैं, केमिकल इरिटेंट होते हैं, उनकी वजह से जो मुंह के जो अंदर गाल के अंदर की जो भाग है उसकी चमड़ी परेशान होती है, इरिटेट होती है उससे, और वो अपने ऊपर एक कवरिंग बनाने की कोशिश करती है जिसकी वजह से गाल की जो इलास्टिसिटी फैलने की क्षमता कम हो जाती है और उसका मुंह और जबड़ा पूरा खुलना बंद हो जाता है। इस कंडीशन को ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। ये एक प्री कैंसरस कंडीशन है, मतलब कैंसर को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया है अगर इसका समय पर उपचार नहीं किया जाए। और इसके एग्रीवेटिंग फैक्टर जो कि तंबाकू चबाना हो गया, बीड़ी पीना, अगर इसको नहीं छोड़ा जाए तो उस व्यक्ति में कैंसर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर इनसे बचाव करना है तो तंबाकू और तंबाकू जनित पदार्थों का सबसे कम उपयोग करें, ओरल हाइजीन मेंटेन करें और समय समय पर अपनी ओरल कैविटी के चेकअप के लिए डेंटल ऑफिसर से संपर्क करें। सर्जन बनना कितना डिफिकल्ट है इंडिया में? स्पेशलिटी का डॉक्टर बनना डिफ़िकल्ट होता है। सर्जरी ही एक डिफ़िकल्ट ब्रांच नहीं है, सारी ब्रांचें डिफ़िकल्ट हैं। जैसे आप देखेंगे तो आपका काम भी काफ़ी कठिन होता है, मेडिसिन का काम भी देखें तो काफ़ी कठिन होता है, आप टीबी एंड चेस्ट का देखें तो उनका भी काम काफ़ी कठिन नहीं होता है। अगर किसी को मान लो सर्जन बनना है, एमबीबीएस के बाद उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो कितने एक रुपए उसके पास होने चाहिए वो एक अच्छा सर्जन बन जाए? देखिए, पैसा आपको अच्छी सर्जरी नहीं सिखा सकता। आपका डेडिकेशन, आपके मेंटर्स के साथ में आपका जो बॉन्ड और आपका सबसे इम्पोर्टेंट है आपका डेडिकेशन। अगर आप पेशेंट केयर अच्छा करेंगे तो आपके मेंटोर आपको उतना ही बेहतरीन काम सिखाएंगे। अगर आप पेशेंट केयर में और ड्यूरिंग पीजी अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आपकी लर्निंग एबिलिटी और लर्निंग कर्व उतना अच्छा नहीं रहेगा। ईच एंड एवरी पेशेंट टीचेस समथिंग। तो सर, एक कॉलेज लाइफ की बात करी जाए तो वो बहुत ही रोमांचक फेज होता है जो कि वापस नहीं आता। तो आप अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहेंगे कॉलेज टाइम की या एकेडमिक्स टाइम की, जो कि बहुत ही मेमोरेबल और हमारे दर्शकों को इससे कुछ सीख मिले? वैसे कि एक लाइट मोमेंट था। मैं और मेरे साथ में जो डॉक्टर्स थे हमारे एमबीबीएस के दौरान, वो सारे ग्रामीण परिवेश से थे, तो इंग्लिश में ज़्यादा एक्सपर्ट थे नहीं हम।
तो मेरे एक बैचमेट है डॉक्टर रामकिशन खाकल, तो उन्हें हम फूफा बोलते हैं। तो वन नाइट ही वाज सिटिंग, तो वो लैपटॉप खोल रखा था उसने और उसमें उसकी फेसबुक चल रही थी। फेसबुक पर एक फीमेल डॉक्टर ने कमेंट कर रखा था, तो उसने आकर बोला कि यार ये एक्समस परेशान हो गई इस एक्समस से। तो यार ये एक्समस तो 25 तारीख को चला गया था दिसंबर को, और ये परेशान क्यों हो रही है इस एक्समस से, क्या लिखा देखिए पढ़। हमने जाकर उसको पढ़ा तो उसमें पता चला वो लिखा हुआ था एग्जाम परेशान हो गई इस एग्जाम से। तो द काइंड ऑफ थिंग आप सोच सकते हो कि हमारी जो इंग्लिश थी वो कितनी अच्छी रही होगी और उसकी स्पेशली कितनी अच्छी रही होगी। तो सर कोई रिसेंट बुक्स पढ़ी आपने, कोई आप बुक्स पढ़ते हो उसमें कुछ आपने? सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहा हूँ, अच्छा। स्वामी विवेकानंद की। जी सर, वैसे तो आप काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं और एकदम हाजिर जवाब हैं, जैसा कि मैं नोटिस कर पा रही हूँ। तो आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं और लाइफ को कैसे देखते हैं? फ्री टाइम में मैं आफ्टर ओटी और बियॉन्ड ओटी। अगर आफ्टर ड्यूटी सेशन की बात करें तो मैं फ्री टाइम में मेरे फार्म पर जाता हूँ, मेरे पौधे देखता हूँ और उसमें काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ। खुद के साथ गाने सुनते हुए मैं उसमें रहता हूँ। मुझे साइकिलिंग का शौक़ है, मैं साइकिलिंग करता हूँ काफ़ी बार, काफ़ी लंबी दूरी तक। और कभी कभी मैं गिटार बजाता हूँ। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, सीख रहा हूँ, बट मैं अकेला बैठ के उसको बजाता हूँ। जी सर, किसी भी सर्जरी के दौरान ओटी में सबसे क्रिटिकल स्टेप्स कौन से होते हैं जहाँ छोटी सी गलती भी बड़ा असर डाल देती है? किसी भी सर्जरी का जो सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है वो होता है प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन। अगर आप पेशेंट को सर्जरी से पहले अच्छे से इवैल्यूएट करते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन आप अच्छे से करते हैं, इवैल्यूएट करते हो उन्हें, उनकी फाइंडिंग्स को नोट करते हो, एग्जामिन करते हैं, तो आप एक ब्रॉड व्यू के साथ में उस सर्जरी को परफॉर्म करने की तैयारी कर लेते हैं। आपको पता होता है कि आपकी सर्जिकल अप्रोच किस तरीके की होने वाली है। जी। आफ्टर दैट आप पेशेंट को ओटी में लेते हैं, लेकर उसे ऑपरेट करते हैं पेशेंट को। मेरी अगर कहूँ तो मैं ड्यूरिंग ऑपरेशंस, जो मान लीजिए मैंने कोई सर्जरी की है, परफॉर्म कर दी और प्रोसीजर एकदम सही हो गया है, तो मैं तुरंत उस टिश्यू को क्लोज नहीं करूँगा। जैसे वुंड को क्लोज करने की जल्दबाजी नहीं करूँगा। मैं टाइम दूंगा कि उस जगह से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही किसी साइड से। एक्सेसिव और एबनॉर्मल ब्लीडिंग है तो मेरा पहला स्टेप रहेगा मुझे कंट्रोल करो, ठीक है। पेशेंट के वाइटल्स मैं देखूंगा, एक बार एक सरसरी नज़र से मैं पेशेंट का वाइटल्स देखूंगा और पेशेंट को क्लोज करके, जो टिश्यू को क्लोज करके मैं बाहर आऊँगा, तो मैं पोस्ट ऑपरेटिव भी पेशेंट के वाइटल्स को मॉनिटर करूँगा। अगर मैंने ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव अगर पेशेंट्स के केयर के बारे में ध्यान दे लिया तो पेशेंट अनइवेंटफुली रिकवर हो जाएगा। बेसिक जो कभी जो मिस हो जाती हैं वो रैपिड फास्ट सर्जरी के कुछ एक मिथ होता है कि फास्ट सर्जरी क्या होती है, इसके बारे में एक मिथ बता रखा है। लोग मानते हैं ऐसा है कि जल्दी से ऑपरेट किया, 15 मिनट में आपने अपेंडिक्स कर दी और आप बाहर आ गए। नहीं, आप समय ले लीजिए, लेकिन पेशेंट की रिकवरी फास्ट होनी चाहिए, वो मेरे लिए फास्ट सर्जरी रहती है। ओटी के दौरान एक पॉइंट है नो रिटर्न, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डेथ इज इनएविटेबल। सर्जन हो या एमडी मेडिसिन हो या एनेस्थेटिस्ट हो, आईसीयू केयर वाले हो, वो एफर्ट कर सकते हैं। कोई भी डॉक्टर प्रयास किया, मतलब गलती से भी ऐसा कुछ अटेम्प्ट नहीं करता जिससे पेशेंट की लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट आए। तो आप अगर कभी भी जैसे एक सोशल मिथ भी है कि गलत इंजेक्शन से पेशेंट की डेथ हो गई या पेशेंट के ऑपरेशन के दौरान ध्यान नहीं दिया तो पेशेंट एक्सपायर हो गया, ये एक मिथ है जो कि एक डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में कुछ लोग एक प्रोपेगेंडा के तहत फैलाते हैं। हमारे साथ में ऐसा होता है कि कभी पेशेंट हुआ भी है कि पेशेंट हमने ऑपरेट कर रहे हैं और पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ गया। कार्डियक अरेस्ट आते ही एनेस्थेटिस्ट उनको सीपीआर दे रहे हैं पेशेंट को इन बिटवीन सर्जरी। हम सर्जरी छोड़कर साइड में खड़े हो जाते हैं और एनेस्थेटिस्ट उनको सीपीआर दे रहे हैं, कार्डियक शॉक दे रहे हैं, उनको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट एक्सपायर हो रहा है, उसके बाद भी कभी गुजर गया मान लीजिए। तो पेशेंट को जो हमारे एफर्ट्स के बाद में भी अगर पेशेंट नहीं रहता तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क ये हो जाता हमारे लिए कि अब हम उसके अटेंडेंट को किस तरीके से एक्सप्लेन करें, क्योंकि उन्होंने जो पेशेंट हमें सौंपा है या जो हमारे साथ ओटी में गया है वो इस कंडीशन में तो उन्होंने हमें नहीं दिया था। वो उनसे बोल रहा होगा या बात कर रहा होगा, हाँ वो किसी इलनेस से सफ़र था, बट वो उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो डेथ में चला जाए, डेथ। तो ये उसके अटेंडेंट मानते हैं ये चीज़,
लेकिन सर्जरी, एनेस्थीसिया या फिर उसकी खुद की इलनेस, बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से पेशेंट की मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है। पर कभी भी ऐसा कोई सर्जन या एनेस्थेटिस्ट या फिर कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं चाहता कि उसका पेशेंट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जाए। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उसके अर्ली रिकवरी को सुनिश्चित कर सकें। जी, तो सर एक मैं पेशेंट के फेवर में क्वेश्चन करना चाहूंगी आपसे कि ओटी में जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखे पेशेंट, जिससे उसकी फास्ट रिकवरी हो सके और वो थोड़ा कंफर्टेबल फील कर सके मेंटली। पेशेंट के लिए मैं यही कहूँगा कि वो सिर्फ डॉक्टर पर ट्रस्ट करें, किसी दौड़ा छाप या उस डिपार्टमेंट से अलग डॉक्टर से उस डिजीज के बारे में कंसल्ट हो सके तो ना करें। आप अगर किसी फिजिशियन से किसी कार्डियक डिजीज का इवेल्यूएट करवाते हैं तो आप ओपिनियन लेना है तो आप किसी और फिजिशियन का ले सकते हैं, बट आप ये कोशिश ना करें कि आप किसी कार्डियक डिजीज के लिए एक सर्जन से ओपिनियन लेने के लिए आएँ। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं यही सलाह देता हूँ कि आपकी जो डिजीज़ है उसके बारे में अगर वो सर्जरी से ठीक होने वाली है तो उसका ओपिनियन अगर आपको लेने की नीड पड़ती है कि आप चाहते हैं कि मैं कहीं से और ओपिनियन लूँ, तो वो एक सर्जन ही होना चाहिए। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज आपकी सोच को थोड़ा सा शार्प किया होगा और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिली होगी। असर साधो संगत का है। रूबरू होंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नए चेहरे के साथ। बने रहिए हमारे साथ, थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी समझदारी और बहुत सारी काम की बातें। As the final stitch is placed and lights dim in the OT, another life sounds a second chance until the next one. Just believe in healing. इस वक्त मैं जाने कितने हजारों सर्जन इस समय ओटी में मरीजों को जीवन दान दे रहे होंगे। इसी आशा के साथ आप सबका साधुवाद। बने रहिए मेरे साथ सोनिया द सिल्वर में। अब मिलेंगे एक नई सोच, नए विचार और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।